Hello, dear friends. I'm your friend Smriti Devgan, and here in this session, we are going to discuss our paper, seated paper, July 7, जो कि 7 जुलाई को हुआ था 19 मई 2019 में. And this is a recommended video. This is a recommended session, or you can say the series, where we will discuss all our previous year papers. Either that would be CTAT, UPTAT, REET, HTAT एंड UG टैट. ओके, सो जितने भी हमारे टैट्स एग्ज़ाम्स हैं उनके जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो हम यहाँ पर इस सीरीज़ में करने वाले हैं. मैं एक आपकी प्लेलिस्ट बना दूँगी इसके लिए अलग से. तो आप वहाँ पर जो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, हम यहाँ पर साइकोलॉजी वाला पोर्शन कवर करेंगे. जितना भी हमारा साइकोलॉजी के पेपर्स जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें से साइकोलॉजी वाला पोर्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं कवर उसको. तो मेरी इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और एक नीचे छुटकू सा मिलेगा आपको बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले जितनी भी वीडियोस होंगी आपको उनकी अपडेट्स मिलती रहे. ठीक है, उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे. चलो स्टार्ट करते हैं. तो मैंने ये इंस्ट्रक्शंस जो है सीटेट पेपर की, जैसे हम अलग अलग पेपर को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ये जो पेपर मैंने लिया है ये सीटेट का लिया है और ये 7 जुलाई को जो हुआ था 2019 में वो पेपर है. तो इसके साथ मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं. इंस्ट्रक्शंस मैं हर एक पेपर के आपको दूंगी ताकि आपको पता लगे कि किस तरह का पेपर आने वाला है और उसमें क्या क्या पोर्शन मिलेगा आपको. जैसे इंस्ट्रक्शन आप ख्याल रखिएगा कि जो हमारा फर्स्ट जो देखिए पॉइंट है इसमें, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. तो इस जो पेपर है, जो सीटेट का पेपर होता है, इसमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे टू बी कंप्लीटेड इन मैक्सिमम 2 आवर एंड 30 मिनट. यानी कि 2.5 घंटे का आपको इसमें टाइम मिलेगा. 2 आवर एंड 30 मिनट्स मिलेगी. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क और हर एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क का होता है, 1 नंबर का होता है. एंड देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको इस पेपर में देखने को नहीं मिलेगी. तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, दिस पेपर हैज़ 4 पार्ट्स. तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि इसमें 4 पार्ट्स हमारे होते हैं. पार्ट 1 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की होती है, जिसमें हमारा बाल विकास और मनोविज्ञान आता है. ठीक है, और इसके साथ साथ जो है पेडागोजी, ठीक है, टीचिंग ऑफ साइंस क्या है, साइंस ऑफ टीचिंग क्या है कि कैसे हम पढ़ाएंगे बच्चों को, हाउ टू टीच, ये वाला पोर्शन आता है साइकोलॉजी मेनली. एंड जो क्वेश्चंस होंगे ये नंबर 1 से नंबर 30 तक होते हैं. ये आपको पेपर में, बुकलेट में, उसमें भी मेंशन मिलेगा. तो पार्ट जो सेकंड होता है उसमें मैथ एंड साइंस. ये मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो ये साइंस और मैथ का ही मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ. जिनका मैथ और साइंस नहीं होता है वो सोशल साइंस उनका यहाँ पर मिलता है. मैथ्स नहीं मिलता उनको, सोशल साइंस मिलता है, सोशल स्टडीज़ मिलता है. तो ये जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 31 से 90 तक रहते हैं. पार्ट थर्ड में जो है हमारा इंग्लिश दी हुई होती है. जिसने इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज अपनी इंग्लिश चूज़ की होती है तो वो 1 पार्ट को चूज़ करता है, और जो दूसरी की होती है वो सेकंड पार्ट को चूज़ करता है इंग्लिश के. तो ये आपका जो फर्स्ट, अगर आपने इंग्लिश चूज़ किया तो आप 91 से 120 तक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे, और जिसने इंग्लिश को सेकंड नंबर पे चूज़ किया हुआ हो वो क्वेश्चन 121 से 150 तक चूज़ करेगा. ठीक है, तो हमारी जो फोर्थ लैंग्वेज है वो हमारी हिंदी होती है. इसमें जिसने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी ले रखी होगी वो 91 से 120 तक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेगा, और जिसने सेकंड ले रखी होगी वो हिंदी को, वो 121 से 150 तक अटैम्प्ट करेगा. ठीक है, होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. देखिए स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, यहाँ पे इनके क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये 7 जुलाई को जो हुआ था हमारा 19 में हुआ है ये पेपर. तो ये हम उसकी साइकोलॉजी कवर कर रहे हैं कि साइकोलॉजी के कौन से क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन होंगे इसमें टोटल आपके. तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रंस एरर्स एंड मिसकंसेप्शंस. जो चिल्ड्रन के जो एरर्स होते हैं, जब वो कुछ सीख रहा होता है, या जो उसके मिसकंसेप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं. सिग्निफाई दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटी आर फार इन्फीरियर दैन दैट ऑफ एडल्ट. ये बताते हैं कि जो उनकी जो कैपेबिलिटी है वो बड़ों से, एडल्ट से ज़्यादा काफ़ी दूर होती है, अलग होती है. आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, या फिर सिग्निफिकेंट स्टेप होते हैं यानी कि एक हिस्सा होते हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का. ये बात ठीक है, ये बात गलत है कि अडल्ट से अलग होते हैं, बिल्कुल नहीं होते. आर ए हिंड्रेंस, तो क्या ये जो चिल्ड्रन के जो एरर्स होते हैं, कंसेप्शंस होते हैं, या क्या हिंड्रेंस हमेशा एक नेगेटिव वर्ड है. नेगेटिव वर्ड को हम नहीं लेंगे. ठीक है, लेकर नहीं चलेंगे नेगेटिव वर्ड को. देखो
क्या होता है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो आपको नेगेटिव लगे उनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। तो जो आपको आंसर लग रहा है नेगेटिव है उसको पहले ही एलिमिनेट कर दो। अगर एलिमिनेशन की आप इसको अपनाते हो, तरीकों को अपनाते हो, तो आपको आंसर बिल्कुल साफ साफ नज़र आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका है, शुड बी इग्नोर्ड। इग्नोर्ड भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, इग्नोर नहीं किया जा सकता है इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो हमें जो आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन है, आर ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो हमारे बच्चों के जो एरर्स होते हैं या मिसकंसेप्शंस होते हैं, देखो ये हमेशा हमें हेल्प करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। हम पता लगा पाते हैं कि बच्चे का कहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है, उसको क्या एरर आ रहे हैं, क्या उसके मिसकंसेप्शंस हैं, उससे हमें पता लगता है कि बच्चे में कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और ये हमेशा क्या होता है, एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। अगर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस तभी हो पाएगी जब बच्चा क्या करेगा, अपने लॉजिक लगा पाएगा और उसको या तो उसके सीखते टाइम उसको एरर्स मिलेंगे या फिर मिसकंसेप्शंस होंगे, उसको ही तो क्लियर करोगे आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, ठीक है। तो सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज। तो जो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम होता है उसमें जो बच्चा होता है वो कैसा कैसा होता है, ठीक है। ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही इतना पॉजिटिव बता रहा है इसको, तो इसको देखते हैं अभी और ऑप्शन देखते हैं। मिनिएचर एडल्ट हु लेस दैन अडल्ट। देखो उसको अगर बच्चे को एक आप अडल्ट से कम आंक रहे हो तो ये गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टेबुलर रासा और ब्लैंक स्केट हुज लाइफ इज शेप्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस। कि जिसकी एक ऐसा है कि जिसकी लाइफ को पूरा एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही शेप किया जाता है। तो नहीं, यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट की जहाँ पर बात होगी, ज़रूरी नहीं है वहाँ पर एक्सपीरियंस की बात हो, वहाँ पर क्या बात होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्वर। एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर वो वहाँ पर एक्ट करेगा। और सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्ट करेगा, कुछ अलग से बनाएगा, कुछ क्रिएट करेगा। तो यही आंसर इसका ठीक लग रहा है। तो देखिए लास्ट में देख लेते हैं, पैसिव विन। तो पैसिव तो बिल्कुल ही नेगेटिव है, बच्चा पैसिव नहीं रह सकते क्लास में, तो कंस्ट्रक्ट करेगा वो अपनी नॉलेज को। तो यही जो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है यही इसका राइट आंसर रहेगा। कि क्या है, एक बच्चा जो होता है प्रॉब्लम सोल्वर होता है और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेटर होता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट का यही मतलब होता है, ठीक है। क्लियर है, तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट देखिए जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए टीचर्स रोल वाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास। अगर क्या है, एक बच्चे का रोल पूछा गया है कि बच्चे का क्या रोल होता है जब वो कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहा हो अपनी क्लास में। कोऑपरेटिव लर्निंग को जब वो यूज़ करेगा, इस मेथड को यूज़ करेगा, तो उसका क्या रोल होता है, इज़ टू सपोर्ट द ग्रुप विच हैज़ द ब्राइट एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। देखो ब्राइट और टैलेंटेड चिल्ड्रन को ही चूज़ करना गलत है, ठीक है। ये नेगेटिव हो गया हमारे लिए, तो ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। इज़ टू बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर। तो देखो साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट रहकर भी बच्चे को नहीं क्या कहा जा सकता कि वो कुछ सीखे, अपने आप से नहीं करेंगे, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस जो उसको बताना तो पड़ेगा, उसको गाइड करना पड़ेगा। इज़ टू लीव द क्लास एंड, देखो क्लास को भी छोड़ देना बिल्कुल ही, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट जो हमारा ऑप्शन रह जाता है, इज़ टू बी सपोर्टिव। सपोर्टिव पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल सही। एंड मोनीटर, और मोनीटर भी कर रहा है इच ग्रुप, हर एक ग्रुप को, तो ये हमारा पॉजिटिव रह जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो थर्ड का जो आंसर होगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। अब देखिए लेव वाइगोत्स्की की जो बात की जाती है, लेव वाइगोत्स्की अगर आपके क्वेश्चन में आता है सामने, तो एकदम से लेव वाइगोत्स्की के साथ एक चीज़ अपने माइंड में रखना है कि ये हमेशा सोसाइटी से बिलोंग करेंगे इसके क्वेश्चन। मोस्टली इसके क्वेश्चन क्या है, जो भी सीटेट वगैरह में आते हैं, तो वो वाइगोत्स्की से रिलेटेड जो होते हैं, वो आपके सोशल से रिलेटेड क्वेश्चन उठाता है। बेसिक मेंटल कैपेसिटीज़ आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस प्राइमरी थ्रू। तो कहाँ से, किसके थ्रू होता है, वो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू ही जो उसकी मेंटल कैपेसिटीज़ हैं, ठीक है, या फिर उसके वो क्या है, ट्रांसफॉर्म की जाती है इनटू हायर कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी कि ज़्यादा मानसिक उसमें प्रोसेसेस में इसको कन्वर्ट ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, मेंटल कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सोशल इंटरेक्शन ही रहेगा। ये हमेशा जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए और लेव वाइगोत्स्की आपको मिले, ऑप्शन में आपको सोसाइटी से रिलेटेड कोई ऑप्शन मिलता है, तो यही इसका आंसर होगा जनरली,
ठीक है, वैसे आप उसके सेंस पर ही जाओगे जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। तो डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको डिनोट करेगा रिलेशनशिप, यानी उनके बीच में एक रिश्ता बताएगा, आपको रिलेशन बताएगा। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। तो क्या ये इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही है, इंटर रिलेटेड तो होते हैं और इंटर डिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। जो हमारा लर्निंग और डेवलपमेंट है, डेवलप होगा कोई बच्चा तभी वो लर्निंग कर पाएगा, और लर्निंग करेगा तभी वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर जो है सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन हम देख लेते हैं। डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड बिल्कुल ये नेगेटिव वर्ड है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि दोनों तो रिलेटेड हैं एक दूसरे से। लर्निंग टेक्स प्लेस इरिस्पेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं, इसके रिस्पेक्ट में ही लर्निंग जो है होती है डेवलपमेंट की। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव है। रेट ऑफ लर्निंग फार एक्सीड द रेट ऑफ डेवलपमेंट। लर्निंग का जो रेट होता है वो डेवलपमेंट के रेट से ज़्यादा होता है, बिल्कुल भी नहीं, गलत आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट वुड बी नंबर 1। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका सही आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 6 है, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वेज टू मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कोल्ड। तो क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार आपको बताना है जो स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस, जिससे आप एक सेंस बनाते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वे में क्या है, वो आप एक सेंस बनाते हो किसी चीज़ से, ऑफ एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंसेस की। तो वो क्या है, देखो वो हमने जो पियाजे है उसने एक टर्म दी थी स्कीमा, कि हमारे माइंड में क्या होता है, पॉकेट्स ऑफ वो होते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे पास पहले से ही होती है। यानी कि जैसे अगर हम किसी नई सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमें पता लगता है, देखो जैसे हमें ये पता है कि मार्केट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बाजार। ठीक है, तो मार्केट का नाम आते ही हमारे सामने, अगर हमसे कोई कहे कि देखो चलो मार्केट चलते हैं, ये बुक्स हमें परचेज़ करनी है, ये चीज़ें हमें यहाँ से लेनी है, तो एकदम से हमारे माइंड में क्या जाएगा, एकदम से हमारे माइंड में क्या, एक तस्वीर सी बन जाती है बाजार की, कि मार्केट में क्या होता है, कैसा मार्केट दिखाई देता है। तो इस तरह के, तो वो क्या होती है हमारे अंदर, हमारे माइंड में क्या होती है, वो पॉकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, कि हमारे अंदर एक स्कीम, उसको ही स्कीमा बोला जाता है, कि एक स्कीमा होता है जहाँ पर ये बातें हमें पता होती हैं ऑलरेडी, कि जो मार्केट होती है वो कैसी दिखाई देती है, वहाँ पे चहल पहल होती है, वहाँ पे ये सामान मिलता है, ऐसी शॉप्स होती हैं। तो ये क्या है, पियाजे ने इसका कंसेप्ट दिया था और इसको स्कीमा कहा जाता है। तो यही आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशन द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी could have reached alone. विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट। तो कौन सा दिखा रहा है, देखो ये पूछ रहा है आपसे विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन, कि अप्रोप्रिएट क्वेश्चन हो या फिर सजेशन हो। ठीक है, द चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी जो समझ है, कैन बी एक्सटेंडेड, उसको आप बढ़ा सकते हो, फार बियॉन्ड द पॉइंट विच शी कुड हैव रीच्ड अलोन, जहाँ तक वो खुद अपने आप पहुँचा है उस सोच से उसको आगे तक बढ़ा सकते हो। विच कंस्ट्रक्ट डज द अबव स्टेटमेंट हाईलाइट। तो ये कौन सा कंस्ट्रक्ट होगा जहाँ पर आप बच्चे की उस समझ को, उस अंडरस्टैंडिंग को, सजेशन को या क्वेश्चन को उस लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये हमारा क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए, अब बिना डिस्कशन किए हुए हम आंसर आपको बता देंगे जरा, क्योंकि ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं सीटेट के। तो अभी हम जल्दी जल्दी करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8 है, सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट portrays both men and women in non-traditional role in the effective strategy 2। देखिए, अगर आपको इनका एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई भी क्वेरी है या किसी क्वेश्चन पे अगर आपको डाउट लगता है कि आंसर नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है क्लासेस फॉर यू बाय स्मृति देवगन। तो आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट करके मेरा व्हाट्सअप नंबर भी ले सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर दूँगी। तो आप मुझसे अपनी जितने भी क्वेरीज़ हैं, जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी डाउट्स हैं, आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आप ये बेफिक्र रहिए कि आपको आंसर आपको सेटिस्फाइंग ही आंसर मिलेगा। आपको किसी भी क्वेश्चन का कोई भी ऐसे डाउटफुली आंसर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम जल्दी जल्दी क्या है क्वेश्चन और आंसर उसके साथ देखते चलेंगे। अगर आपको उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस को करेंगे। सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ मैन एंड वुमेन इन नॉन ट्रेडिशनल रोल्स इन एन अफेक्टिव स्ट्रैटेजी टू। तो ये कैसी स्ट्रैटेजी है जहाँ पर मैन और वुमेन को नॉन ट्रेडिशनल रोल्स में दिखाया जा रहा है। ये किस लिए दिखाया जा रहा है? काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, किस स्टीरियोटाइप को काउंटर किया जा रहा है उस पर, ठीक है, कि उसको हटाने के लिए उस पर ही निशाना साधा जा रहा है, या प्रोमोट जेंडर बायस। देखो जेंडर बायस को प्रमोट तो बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, नेगेटिव है, नेगेटिव को साथ साथ हटाते चलेंगे। प्रोमोट जेंडर कंस्टेंसी, तो इसके कंस्टेंसी को भी नहीं प्रमोट किया जा रहा है यहाँ पर। एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, ये भी नेगेटिव है, तो इसको भी नहीं करेंगे। तो ये जो इसका रीज़न है ये यही है, जो फर्स्ट वाला जो आंसर है ये हमारा करेक्ट होगा। काउंटर कर रहे हैं यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप को, ताकि वो हट पाए। तो इसीलिए क्या है, ट्रेडिशनल रोल्स जो हैं उनको हटाया जा रहा है, बुक्स वगैरह में उनको मेंशन नहीं किया जा रहा। सो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9th। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मोरल रीजनिंग ऑफ कोलबर्ग। तो आपने क्या करना है, एक स्टेटमेंट दी गई है, इसको अपने डिस्क्रिप्शन को आपने पढ़ना है और बताना है कि जो आपकी मोरल रीजनिंग की जो स्टेज है वो कौन सी है। यहाँ पर राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्साइंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोसाइटी। तो रिगार्डलेस यानी कि लॉ और सोशल एग्रीमेंट से दूर हट करके आपको क्या करना है, सेल्फ चूजन, जो खुद से ही आपने जो चूज़ किए हैं एथिकल प्रिंसिपल्स अपने कंसाइंस के लिए, वो कौन से हैं, कौन से स्टेज पर आते हैं। द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन ये रहेगा, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन ये रहेगा नहीं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन बिल्कुल भी नहीं, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिसका सही आंसर होगा वो आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन रहेगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट ही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट से हट कर के बात की जाती है। ये आपका बिल्कुल फाइनल जो लास्ट स्टेज है ये वहाँ पर होता है, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वहीं पर आता है। तो नेक्स्ट देखिए, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वन ऑफ द मेजर अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की एक आपको मेजर सबसे बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट यहाँ पर बतानी है। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शंस होती है, एनिमिस्टिक थिंकिंग होती है, एबिलिटी टू कंजर्व होता है, या हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग होती है। देखो अगर बात की जाए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसका आंसर जो सही रहेगा वो हमारा थर्ड रहेगा, एबिलिटी टू कंजर्व, ठीक है। तो कंजर्व करने की जो एबिलिटी होती है यही हमारी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होती है। तो इसका आंसर नंबर थर्ड इसका सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो जैसे कि हमारे जीन पियाजे हैं, कंस्ट्रक्ट करने में अपने नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में बिलीव करते हैं। एंड लेव वाइगोत्स्की, और जो हमारे लेव वाइगोत्स्की हैं, वी लर्निंग एज, इन्होंने लर्निंग को किस तरह से देखा है कि लर्निंग क्या है। इन्होंने कहा है प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव एंगेजमेंट। तो यही देखो इसका आंसर सही रहेगा कि इन्होंने मीनिंग मेकिंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात हो रही है तो मीनिंग मेकिंग और एक्टिव एंगेजमेंट की ही दोनों चीज़ें पॉजिटिव है, और यही इसका आंसर रहेगा। तो ये जो है एक्विजिशन ऑफ स्किल, ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये आंसर इसका नहीं है क्योंकि ये जीन पियाजे ने प्रमोट नहीं किया। कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेज, ये स्किनर इसकी बात कर रहे हैं, ये भी नहीं होगा। एंड पैसिव रिपीटेटिव प्रोसेस, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर जो है आपका फर्स्ट ही रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चाइल्ड्स सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन के बच्चे की जो सोशलाइजेशन, समाजीकरण की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, इसमें कौन से वे चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो वो हमारा मीडिया है, स्कूल है, फैमिली या नेबरहुड है। देखिए चारों ही चीज़ें क्या है रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले हमारी फैमिली आती है फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद हमारा स्कूल आता है,
सेकंड नंबर पर नेबरहुड आता है, थर्ड नंबर पर हमारा स्कूल आता है और फोर्थ नंबर पे हमारा मीडिया आता है। तो चारों ही हैं, तो हमसे सारे ही पूछे गए हैं। तो फोर्थ ही इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एज़ पर हार्वर्ड गार्डनर जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस हाउ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन विद द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज। जिसके पास ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे जो आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर ये करेक्टरिस्टिक्स होंगे तो वो हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी के अनुसार कौन सी उसमें क्या है, स्पेशलिटी है या कौन सी वो है इंटेलिजेंस उसके अंदर। ability to detect and respond appropriately to the moods, temperaments, motivations and intentions of others। जो एबिलिटी है, ये योग्यता कि दूसरों के क्या कर पाओ, आप उनको डिटेक्ट कर पाओ, उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी हैप्पीनेस को, या उनको मूड्स को जान पाओ कैसा मूड है, या क्या उनकी मोटिवेशंस हैं या फिर क्या उनकी इंटेंशंस हैं। तो दूसरों के बारे में जहाँ पर जान पाए तो वो हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है। ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर की जो है इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो उन्होंने 8 इंटेलिजेंस दी थी। तो इनमें से जो ये इंटेलिजेंस है जो दूसरों के मूड को, इंटेंशंस को और टेम्परामेंट को वगैरह को जान पाए, तो ये हमारी क्या होती है, ये इंटरपर्सनल जो है ये इंटेलिजेंस होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर। सो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रीज़न फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का जो असेसमेंट होता है उसके लिए कौन सा एक सही रीज़न रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द रीज़न ऑफ फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि किसके बेसिस पर आप बच्चे को असेस करते हैं, किस लिए असेस किया जाता है, बच्चे को किस लिए असेस किया जाता है। टू सेपरेट एंड लेबल चिल्ड्रन इनटू नॉन अचीवर्स, लो अचीवर्स और एवरेज एंड हाई अचीवर। देखिए ये नेगेटिव है, क्योंकि हम कभी भी बच्चे को लो अचीवर, एवरेज या हाई अचीवर्स के नाम से, क्योंकि ये नेगेटिव है, डिमोटिवेट होता है इससे बच्चा, तो इसलिए नहीं करते। टू इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, देखिए असेसमेंट की जाती है ताकि हमारी टीचिंग में और क्लास में क्या है, इम्प्रूवमेंट हो सके, उनकी लर्निंग में, बच्चों की लर्निंग में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो ये आंसर हमारा ठीक रहेगा सेकेंड ऑप्शन। टू फाइंड आउट व्हाट changes and progress in learning that takes place in the child over a period of time। तो ये जानने के लिए कि क्या चेंजेस आए हैं और कहाँ कहाँ प्रोग्रेस किया है बच्चे की लर्निंग में, दैट टेक प्लेस इन द चाइल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एक निश्चित समय में क्या क्या उसने प्रोग्रेस की है और क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं एक बच्चे में, तो उसकी लर्निंग में, तो ये जानने के लिए असेस किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, टू डिस्कस द कैपेबिलिटीज़, पोटेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड चेंजिंग एरियाज ऑफ द चाइल्ड विद पेरेंट्स। तो बच्चे के पेरेंट्स के साथ आप ये चीज़ें शेयर करते हैं कि उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या उनके पोटेंशियल्स है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है और क्या क्या उनमें चैलेंजेस एरियाज़ हैं, कि कहाँ कहाँ वो चैलेंजेस एरियाज़ आ रहे हैं जहाँ पर हमें उन पर काम करने की ज़रूरत है। तो ये भी सही आंसर है। तो फर्स्ट को छोड़ करके जितने भी हमारे ऑप्शंस है वो हमारे सही रहेंगे। तो देखिए जो हमारा 14th क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है यही वो ऑप्शन है जहाँ पर हमने फर्स्ट ऑप्शन को इंक्लूड नहीं किया, तो यही इसका सही आंसर होगा। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। सेवरल रिसर्च स्टडीज़, तो कुछ रिसर्च की गई स्टडीज़ शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज़ दैन गर्ल्स। तो ये पाया गया कुछ रिसर्च स्टडीज़ में कि जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उनका इंटरेक्शन ज़्यादातर बॉयज़ के साथ है, गर्ल्स के साथ नहीं है। व्हाट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। तो आप इसके बारे में एक सही जो एक्सप्लेनेशन क्या दोगे। बॉयज़ आर ईजियर टू मैनेज दैन गर्ल्स इन द क्लासरूम। देखिए जो चीज़ें इनको डिफ्रेंशिएट कर जाए, इनको अलग कर जाए, वो हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा, क्योंकि टीचर के लिए दोनों ही, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बराबर होते हैं, समान होते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा। बॉयज़ हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज़ एंड दैन गर्ल, तो ये वही बात आ गई। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि बॉयज़ में ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ होती हैं। बॉयज़ नीड मोर अटेंशन दैन गर्ल्स, कि बॉयज़ को ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल नहीं। दोनों ही बच्चे हैं हमारे लिए और दोनों को ही सेम अटेंशन चाहिए होती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि टीचिंग में जेंडर बायसनेस हो रही है। ठीक है, जेंडर बायस होना यानी कि एक तरफ झुकाव होना। तो जब टीचर जो है लगाव ज़्यादा, इंटरेक्शन जो है बॉयज़ के साथ करता है, गर्ल्स के साथ नहीं करता, तो यहाँ पर क्या है, जेंडर बायस की ही बात होती है। ठीक है, तो यही इसका आंसर रहेगा। फोर्थ वन इज़ द राइट आंसर।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेंट्रल टू द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है उसका जो सेंटर है, केंद्र जो है वो क्या है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन एंड यूनिफॉर्म असेसमेंट पैरामीटर्स, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी जो मोटिवेशन है वो तो बिल्कुल नेगेटिव है। और टेक्स्ट बुक सेंट्रिक रहा नहीं है, चाइल्ड सेंट्रिक है हमारी एजुकेशन। बिलीव इन द कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल ऑफ एवरी चाइल्ड। तो देखिए एवरी चाइल्ड इंक्लूजन भी इसकी बात करता है, तो ये हमारा करेक्ट लग रहा है हमें। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड असेसमेंट। तो सिर्फ असेसमेंट और इंस्ट्रक्शन से बात नहीं बनेगी, तो उसकी जो कैपेबिलिटी है, बिलीव रखना है इस चीज़ में कि हर एक बच्चे में क्या है, कैपेबिलिटीज़ हैं और पोटेंशियल है। तो थर्ड वन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, वेयर the central to the concept of progressive education is the belief in the capabilities and potential of the every child. So the next question is, to understand individual differences in development it is important। तो ये जानने के लिए कि individual differences को जानने के लिए क्या important होता है, to consider both inherited characteristics as well as environmental factors and their interplay। देखिए जहाँ पर भी इंटरप्ले की बात हो जाए और इनहेरिटेड characteristics के साथ साथ एनवायरनमेंट की बात हो जाए तो ये बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड हो जाता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। और बाकी के ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। टू टेक एन इनहेरिटेड characteristics that give each person a special start in life। तो सिर्फ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के होने से भी बात नहीं बनेगी क्योंकि एनवायरनमेंट का भी इन दोनों का ही इंटरप्ले होता है। ठीक है, जो हमारा जो इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं ये किस वजह से होते हैं, क्योंकि जो इनहेरिटेड जो वैल्यूज़, जो इनहेरिटेड जो हमें जीन्स मिले हैं या जो भी वैल्यूज़ मिली हैं वो हमारी जब हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या है इंटरप्ले करती हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ये इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जो कि हमारे बच्चों जो हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हैं बच्चों में जाती हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो, और जो एनवायरमेंटल का जो इंटरप्ले होता है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वही क्या है हमारे इंडिविजुअल डिफरेंस का कारण होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो है, फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा आपका प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का, कौन सा सिद्धांत डेवलपमेंट का नहीं है। तो देखिए एग्जैक्ट कोर्स एंड नेचर ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ इटसेल्फ। देखिए बर्थ के समय पर ही हम डिटरमाइन कर दें कि क्या उसकी डेवलपमेंट है, क्या कैसे उसका डेवलपमेंट रहेगा, तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव है। और हमें यहाँ पर नोट ए प्रिंसिपल नेगेटिव के बारे में ही पूछा गया था, तो ये इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना, जहाँ पर भी नोट आपको मेंशन किया जाए तो वहाँ पर नेगेटिव चीज़ ही जो है उसका सही आंसर होगी। तो ये नेगेटिव चीज़ है तो यही इसका सही आंसर है। उसके अलावा जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं। इंडिविजुअल डेवलप्स एट डिफरेंट रेट। जो इंडिविजुअल है वो अलग अलग रेट पर होते हैं, बिल्कुल डेवलप करते हैं, बिल्कुल सही बात है। डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली रिलेट करते हैं, यानी पहले बच्चे से स्टार्ट होगा फिर अडल्टहुड में बदलेगा, ठीक है, एडल्ट बनेगा। तो ये एक ऑर्डर होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको एक टाइम लग जाता है, एक पीरियड ऑफ टाइम लग जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर नॉट नेगेटिव ही ढूंढना था और नेगेटिव ही यहाँ पर सही आंसर है। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सी चीज़ें क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। तो यही इसका राइट आंसर है, क्योंकि क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन आंसर देखने ही पता लग जाता है कि यही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की, इंक्लूसिव क्लासरूम की, जिसमें हर एक बच्चे को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यानी कि हर एक बच्चे के लिए अलग से प्लानिंग की जाएगी, उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज जो हैं अलग से बनी होंगी। या इसके जो और ऑप्शन से देखिए, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन, एक जैसा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जा सकता। स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती क्योंकि अलग अलग कैपेबिलिटी के वहाँ पर बच्चे होंगे। प्रोमोटिंग कॉम्पिटिटिव लर्निंग जो है कंपटीशन उनमें पैदा करना बिल्कुल नेगेटिव है, तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जिसका फर्स्ट जो ऑप्शन था वही इसका आंसर होगा, क्योंकि वहाँ पर हमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान
बनाना होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ लर्नर्स एंड देयर प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा पेयर है जिसमें लर्नर्स और उनकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि लर्नर सीखने वाले के उनके प्राइमरी जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए जो अटेंशन है डेफिसिट लर्नर जो होते हैं उनमें हाईली मोटिवेशन अगर करते हैं कैन सस्टेन अटेंशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिल्कुल नहीं। अगर आप उनको मोटिवेट कर दोगे ज़्यादा मोटिवेट कर दोगे तो जो उनके अटेंशन डेफिसिट ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये भी एक क्या है ऑर्डर होता है अटेंशन डेफिसिट, एक क्या है ये ऑर्डर, ये कि बीमारी होती है एक तरह की, ठीक है। ADHD इसको बोला जाता है, ADHD इसको बोला जाता है, ठीक है। अटेंशन जहाँ पर जो है अटेंशन ज़्यादा नहीं रह पाती, एक ही चीज़ पर जो है बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, तो ये अटेंशन डेफिसिट क्या है एक तरह की डिजीज़ होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए जो सेकंड ऑप्शन है वो हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर जो है कैन नॉट कम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन। जो हियरिंग इम्पेयर्ड में यानी जो कान से नहीं सुन सकते, क्या कैन नॉट कम्प्रीहेंड विजुअल इंफॉर्मेशन, तो क्या वो देख कर भी नहीं सुन सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कान से नहीं सुन सकते कम से कम वो आँखों से देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये भी नेगेटिव है इसका। नेक्स्ट देखिए जो ऑप्शन है हमारा डिसलेक्सिक जो लर्नर है, ठीक है। जो डिसलेक्सिया जो होता है वो हमारे रीडिंग और राइटिंग से संबंधित होता है, कि हम पढ़ाई से रिलेटेड होता है, तो लैक रीडिंग एंड राइटिंग फ्लुएंसी, तो यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं हाइपर एक्टिव स्लो इन कॉम्पिटिटिव वर्क, बिल्कुल भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, हाइपर एक्टिव नहीं होते वो बिल्कुल भी, और ना ही वो स्लो होते हैं कंप्लीटिंग वर्क में, अपने काम को पूरा करने में स्लो नहीं होते, क्योंकि बात ही क्रिएटिव लर्नर की गई है। क्रिएटिव जो होंगे रचनावादी जो होंगे वो ऐसे नहीं होते, तो थर्ड वन ही इज़ द राइट आंसर। So the next question is the ability to come up with the original and divergent solution to a problem is a primary characteristics of। तो ये जो एबिलिटी होती है, ये जो योग्यता होती है कि ओरिजिनल और क्या है डाइवर्जेंट बहिर्मुखी जो सॉल्यूशन लेकर आते हैं, समाधान लेकर आते हैं, वो किसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसके बारे में होता है, किसका करैक्टरिस्टिक है, किसका एक गुण होता है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी बिल्कुल नहीं, नेगेटिव है। इकोसेंट्रिक होता है, खुद में ही खोया रहता है, बिल्कुल नहीं। इम्पेयर्ड चिल्ड्रन भी नहीं होता। जो क्रिएटिव चिल्ड्रन होता है वही क्या है ओरिजिनल सॉल्यूशन लेकर आता है, और डाइवर्जेंट बहिर्मुखी सॉल्यूशन समाधान लेकर आते हैं। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 21। सो द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 22। What instructional adaptation should a teacher make while working with students who are visually challenged? जो बच्चे अच्छे से देख नहीं पाते, विजुअली चैलेंज जो बच्चे होते हैं, तो कौन सी इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन करनी होती है टीचर को उनको सिखाने के लिए उनको, ठीक है। टीचर मेक वाइल वर्किंग, तो जो उन बच्चों के साथ जब वो काम कर रहा होता है, जब उनको सिखा रहा होता है, लर्निंग करा रहा होता है, तब कौन से अडेप्टेशंस करने होती हैं, इंस्ट्रक्शनल अडेप्टेशन कौन से रहेंगे। तो देखिए इसके लिए फोकस ऑन वेराइटी ऑफ राइटिंग टास्क, सिर्फ उनको राइटिंग टास्क देना है, क्योंकि वो तो देख ही नहीं पाते, तो राइटिंग कैसे कर पाएंगे, तो ये इसका नेगेटिव है, बिल्कुल नहीं होगा आंसर इसका। स्पीक क्लियरली एंड यूज ए लॉट ऑफ टच एंड फील मैटर, देखिए ये सही है, क्योंकि वहाँ पर टच करने वाले छू कर देखने वाले और फील करने वाले मैटर्स को यूज़ किया जा रहा है, और स्पीक लाउडली, ताकि वो जो है कान का यूज़ कर पाएँ और अच्छे से सुन पाएँ, समझ पाएँ, तो ये सेकंड जो है इसका सही आंसर लग रहा है। उसके अलावा देखते हैं ऑप्शंस। यूज़ ए वैरायटी ऑफ विजुअल प्रेजेंटेशन, तो जो दिखाई देने वाली दृश्य सामग्रियों को यूज़ करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो तो देख ही नहीं पा रहा, विजुअली चैलेंज बच्चा है। नेक्स्ट जो है ओरिएंट हर सेल्फ सो दैट द स्टूडेंट कैन वॉच हर क्लोजली, तो वो वॉच करेगा कैसे जब वो विजुअली चैलेंज है, तो इसका जो आंसर सही रहेगा वो हमारा सेकंड वन ही रहेगा। सो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है 23rd, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम। क्या होती हैं जो अगर कोऑपरेटिव जो लर्निंग है, मिलकर जो पढ़ाते हैं टीचर्स, या फिर पीयर ट्यूटोरिंग जो बच्चे पीयर्स जो हैं आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे होते हैं, ट्यूटोरिंग कर रहे होते हैं ब्लैंक इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम, तो ये क्या है, शुड नॉट बी यूज्ड
यूज़ किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही चीज़ें हैं, एक दूसरे से सीख पाएंगे पीयर ट्यूटरिंग में भी और कोऑपरेटिव लर्निंग हो पाएगी। शुड बी एक्टिवली प्रमोटेड, एक्टिवली प्रमोट करना चाहिए, इसको लगाना चाहिए, यूज़ होना चाहिए। शुड बी एक्टिवली डिस्करेज, देखो डिस्करेज नहीं किया जाएगा, नेगेटिव है। शुड बी ओकेजनली यूज़, या कभी कभी यूज़ करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो इसको डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हो आप, लगातार इसको कंटिन्यू इसको यूज़ करना चाहिए। तो सेकंड वन इज़ द राइट आंसर कि इसको एक्टिवली प्रमोट किया जाना चाहिए। ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिजल्ट इन मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग। तो इनमें से कौन सा जो है मीनिंगफुल फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग यानी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं देता है। नॉट पूछा गया है, नेगेटिव है आपका। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ लुकिंग एट ए प्रॉब्लम, कि आप एनकरेज करें कि अलग अलग यानी कि मल्टीपल बहुत सारे सॉल्यूशन ढूंढे जाएं एक प्रॉब्लम के लिए। कनेक्टिंग न्यू नॉलेज टू प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज को आप जो पहले से जो नॉलेज है उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओ ये। तो ये देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है कि मल्टीपल सॉल्यूशन निकाले जाए, मल्टीपल वेज देखे जाएँ। ठीक है, इनको एनकरेज किया जाए, पॉजिटिव है। प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, या प्रोमोट करें रिपीटेशन को और रिकॉल को, ये तो रोट मेमोराइज कर रहा है, रोट लर्निंग को बढ़ावा दे रहा है। तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल को नॉन एग्जाम्पल को यूज़ करना ये सही है। तो हमें नॉट ढूंढना था, यानी कि नेगेटिव जो ऑप्शन होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर जो थर्ड वन है यही हमारा राइट आंसर है। प्रोमोटिंग रिपीटेशन एंड रिकॉल, ये हमारा क्या है, डज नॉट रिजल्ट इन द मीनिंगफुल फैसिलिटेशन, यानी कि इससे क्या है, मीनिंगफुल लर्निंग नहीं हो पाएगी। अगर आप बच्चे को रोट करना सिखाओगे, क्रैम करना सिखाओगे, रटना सिखाओगे, तो वो एक मीनिंगफुल लर्निंग कभी नहीं होगी। तो इसका आंसर जो है थर्ड वन इज़ द राइट आंसर। So the next question is which of the following would not be consistent with the constructivist environment। तो इनमें से कौन सा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट एनवायरनमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं होगा, सही नहीं होगा। तो देखिए इसमें भी नेगेटिव को हमने सही बताना है। तो देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। जो भी ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, जहाँ पर भी नोट पूछा जाए वहाँ पर नेगेटिव जो आंसर होगा वही उसका सही आंसर होगा। टीचर्स एम्प्लॉय स्पेसिफिक एंड टू द टर्म असेसमेंट स्ट्रेटजीज एंड गिव फीडबैक ऑन प्रोडक्ट्स रैदर देन प्रोसेसेस। देखो सिर्फ प्रोडक्ट पर फीडबैक देना और प्रोसेस को ना जानना कि वो किस तरह से सीख रहा है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव ऑप्शन है। इसके अलावा स्टूडेंट आर गिवन फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ दिया जा रहे हैं बच्चे को, तो ये पॉजिटिव रहेगा। टू एंगेज इन कॉम्प्लेक्स मीनिंगफुल प्रॉब्लम बेस्ड एक्टिविटीज़, तो ये हमारा हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये ऑप्शन। स्टूडेंट्स वर्क कोलैबोरेटिवली एंड आर गिवन सपोर्ट टू एंगेज इन टास्क ओरिएंटेड डायलॉग एंड विद ईच अदर, ये भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, ताकि वो टास्क ओरिएंटेड डायलॉग पर क्या है, कोलैबोरेटिवली मिलजुल करके वो सीख पाएंगे, पॉजिटिव है। टीचर्स एलिसिट स्टूडेंट्स आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस इन रिलेशनशिप टू की टॉपिक एंड प्लांट टीचिंग लर्निंग टू एलाबोरेट टू रिस्ट्रक्चर देयर करंट नॉलेज। तो देखो टीचर जब स्टूडेंट के आइडियाज़ को और उनके एक्सपीरियंसेस को उनके बीच में एक रिलेशन बनाकर उसको यूज़ करता है, कि टॉपिक रखता है उनको, ठीक है, उनके करंट नॉलेज को रिस्ट्रक्चर करता है इसके बेसिस पर, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो देखिए जो ये क्वेश्चन है हमारा 25 जो क्वेश्चन है, इसमें जो नेगेटिव होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो जो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर, बिकॉज हमने नोट ही ढूंढना था और ये नेगेटिव है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। ए टीचर शुड एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट ब्लैंक रेदर दैन ब्लैंक। तो आपने क्या है, ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको समझने वाली चीज़ है। एक टीचर को क्या एनकरेज करना चाहिए स्टूडेंट को, क्या करने के लिए, टू सेट ब्लैंक रेदर दैन ब्लैंक। तो कौन से गोल्स उनको एनकरेज करने चाहिए स्टूडेंट को, कि वो कौन से गोल्स रखे, मार्क सीकिंग गोल्स, फेलियर अवॉइडिंग गोल्स, लर्निंग गोल्स, परफॉर्मेंस गोल, लर्निंग गोल्स, या फिर फेलियर अवॉइडिंग गोल्स एंड मार्क्स सीकिंग। देखिए मार्क्स सीकिंग के लिए हम कभी नहीं बोलेंगे बच्चे को, नेगेटिव हो गया। फेलियर अवॉइडिंग, फेलियर हमेशा होगी, जब आप कुछ सीखोगे तो फेलियर भी मिलेगी आपको, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। इसके अलावा जो दो ऑप्शन हमारे पास बच जाते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड, तो इसमें देखिए लर्निंग गोल्स जो होते हैं ये हमारे मेन गोल्स होते हैं एजुकेशन के, इसके सिखाने के जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, और परफॉर्मेंस गोल जो है हमारे बाद में आते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हो वो ज़रूरी नहीं है देखना,
किसके मुकाबले में, लर्निंग गोल्स के। देखो ज़रूरी तो है परफॉर्मेंस देखना कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उससे क्या रिजल्ट निकल रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव परफॉर्मेंस से भी कुछ पॉजिटिव बच्चा सीख लेता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन रहेगा, ये हमारा जो आंसर रहेगा, ये हमारा सेकंड ही इसका आंसर रहेगा, क्योंकि हमें लर्निंग गोल्स को आगे रखना होगा परफॉर्मेंस गोल से। अगर आप देखो परफॉर्मेंस गोल को आप वैल्यू देते हो और लर्निंग गोल को नहीं देते हो, तो परफॉर्मेंस ही करता रह जाएगा, बच्चा कुछ सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा थर्ड। हो सकता है देखो सीखेगा, लेकिन परफॉर्मेंस अगर गलत है उसकी, तो लर्निंग भी तो उसकी गलत हो जाएगी, तो ये इसका आंसर नहीं रहेगा। इसका आंसर क्या है आपका, सेकंड ही रहेगा। ये समझने वाली चीज़ें, इसका ध्यान रखना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है 27th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज वुड प्रोमोट मीनिंग मेकिंग इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में मीनिंग मेकिंग जो होती है, वो कौन सी स्ट्रैटेजी जो है बच्चों में मीनिंग मेकिंग करेगी, यानी कि अर्थपूर्ण लर्निंग करेगी। यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, ट्रांसमिशन ऑफ फॉर्मेशन, या फिर यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स। तो 27th का जो आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, 27th का जो आंसर रहेगा वो आपका एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन का रहेगा, क्योंकि एक्सप्लोरेशन भी और डिस्कशन भी दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं। इसके अलावा जो यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, देखो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को हमेशा तो वो नहीं दी जाती, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो नेगेटिव भी हो सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को इतनी वो नहीं दी जाएगी। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो जो स्ट्रैटेजी है वो हमारी एक्सप्लोरेशन और डिस्कशन को ही प्रोमोट करेगी, इसको प्रायोरिटी देगी, तो सेकंड ही इसका सही आंसर रहेगा। मीनिंग मेकिंग के लिए एक्सप्लोर करना और डिस्कशन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी कौन सी है आपकी, कौन से एग्जाम्पल जो है आपका सही है अफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, सेटिंग गोल्स एंड टाइम टेबल्स, क्या क्या करो आप, सेट कर लो गोल्स को और टाइम टेबल को सेट कर लो। तो क्या ये आपकी सही इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप इससे अच्छे से समझ पाओगे, सीख पाओगे। 28 जो क्वेश्चन है इसका, अगर आप गोल्स सेट करते हो उसके साथ साथ टाइम टेबल सेट करते हो, तो कुछ हद तक ये सही रहेगा। तो और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन जो है इसके, मेकिंग ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स एंड कंसेप्ट मैप। चार्ट अगर बनाते हो, मैप बनाते हो, तो ऑर्गेनाइजेशनल है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। थिंकिंग ऑफ एग्जांपल्स एंड नॉन एग्जांपल, ये भी पॉजिटिव है। एक्सप्लेनिंग टू पीयर्स, अपने पीयर्स से एक्सप्लेन करना, ये भी सही है। सेल्फ क्वेश्चनिंग, और खुद से क्वेश्चन पूछना, ये भी सही है। तो देखिए एक ऑप्शन जिसमें क्या है, सारे ही ये पॉइंट्स जो है ठीक है, वो हमारा फर्स्ट है। तो फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो ये इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि सारी ही चीज़ें जो हैं एक सही इफेक्टिव लर्निंग देंगी। ठीक है, स्ट्रैटेजी सही है, ये इनके सही तरीके हैं जिससे सही लर्निंग हो पाएगी आपकी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि जो बाहरी उत्प्रेरणा जो देती है, वो कौन सा एक एग्जाम्पल है जहाँ से बाहर से मोटिवेशन मिल रही है। आई कंप्लीट माई होमवर्क बिकॉज द टीचर गिव्स अस मार्क्स फॉर ईच असेसमेंट। देखिए यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि टीचर जो है उसको मार्क्स दे रहा है। मार्क्स जो है कभी भी इंटरनल नहीं होता, क्योंकि कभी भी बच्चा जाए इंटरनली ये इच्छा नहीं रखता कि मुझे मार्क्स मिले। ठीक है, मार्क्स मिलने से क्या हो जाएगा, वो तो पेपर पे मेंशन है। ठीक है, वो खुश होगा, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है उसके लिए, ठीक है, वो चाहता है, बट ये जो है एक्सटर्नल है, क्योंकि बाहर से मिला है, ये टीचर उसको दे रहा है, वो खुद को नहीं दे रहा है, ये बाहर से मिली है। एक्सट्रिंसिक का मतलब ही है जो बाहर से मिली हुई मोटिवेशन होगी। ठीक है, अब टीचर उसको बोल दे कि मैं तुझे मार्क्स दूंगा, इतने मार्क्स मिलेंगे अगर आप ये कर देते हो टास्क पूरा, तो वो एक्सट्रिंसिक रहेगा। इसके अलावा जो आई एंजॉय डूइंग माई होमवर्क, देखो वो इन्जॉय कर रहा है, यानी कि वो इंटरेस्ट ले रहा है उसमें, तो उसका इंट्रिंसिक है। और आई लर्न टू मच सो मच व्हेन आई डू माई वर्क, तो वो लर्न कर रहा है, वो खुद से खुश है जब वो होमवर्क करता है, तो ये भी इंट्रिंसिक है, क्योंकि वो खुद अपना काम कर रहा है, खुद लर्न कर रहा है। डूइंग होमवर्क मेक्स मी अंडरस्टैंड माई कंसेप्ट बेटर, तो ये कंसेप्ट बेटर उसके हो रहे हैं, तो उससे भी वो खुश है वो करके, तो ये इंट्रिंसिक है। तो एक्सटर्नल जो है वो टीचर उसको जो मार्क्स दे रहा है वही है। सो द फर्स्ट वन इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए प्राइमरी क्लासरूम ए टीचर शुड, तो एक प्राइमरी क्लासरूम में एक टीचर को क्या करना चाहिए, नोट गिव एन एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, उसको कोई भी एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नेगेटिव उसको देने चाहिए। गिव ओनली एग्जाम्पल, सिर्फ एग्जाम्पल देने चाहिए, नहीं। ओनली गिव ओनली नॉन एग्जाम्पल नहीं, तो गिव बोथ एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कि उसको एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल यानी कि रिलेटिव चीज़ें और नॉन रिलेटिव चीज़ें भी बतानी
बतानी चाहिए, ये भी बताना चाहिए कि ये इस चीज़ का, किसी भी कंसेप्ट को अगर वो पढ़ा रहा है तो उसके साथ उसके एग्जाम्पल भी देने चाहिए कि ये इस कॉन्सेप्ट में इंक्लूडेड है, और वो नॉन एग्जाम्पल भी उसको बताने चाहिए। सो ओके फ्रेंड, दिस वॉज ऑल फॉर दिस चैप्टर। एंड देखिए आंसर भी यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिएगा। मेरी टेलीग्राम पर जो चैनल है वो क्लासेस फॉर यू बाय स्मृति देवगन के नाम से है। मैं आपको ये जो पीडीएफ है ये मैं वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, और उसके साथ साथ अगर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर लेकर के पीडीएफ ले सकते हो। जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये आपका जुलाई का है 2019 का, ठीक है, CTET का पेपर है, तो आप इसको मुझसे ले सकते हो। सो ओके, दिस वाज ऑल फॉर दिस सेशन, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो CTET को क्लियर कर सकें, ठीक है, या फिर CTET के साथ साथ जितने भी और अदर टेट्स एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी ये हेल्पफुल रहेगा। तो ओके स्टूडेंट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।